हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम करने वाले हैं अपनी डीपीपी सॉल्व। और डीपीपी होने वाली है किस टॉपिक पर, जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था और साथ ही साथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो हमने पढ़े थे उस पर बेस्ड। ठीक है ना। आई होप आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आपको डीपीपी बन गई होगी। जिनको नहीं बनी है वो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन देख लें और जिनको जो डाउट था उसको क्लियर कर लें। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहो तो किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई बिना किसी देरी के ये जो मॉड्यूल है, मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं कि ये मॉड्यूल क्यों बनाया गया है और इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, फोर्स एफ वेक्टर डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल अप टू डिस्टेंस। वेक्टर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन। यार वर्क डन हमको निकालना है, वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सिंपल सी बात है, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देता हूं। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट डी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है ना। ओके, कैलकुलेट वर्क डन। आपको क्या निकालना है? वर्क निकालना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 3 6 माइनस -1 इंटू 2 -2, ठीक है, प्लस -4। 4 और 2 6 कितना हो जाएगा? -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। वर्क डन कितना आ गया भाई? 0 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, क्या आंसर ही वही है, सही आंसर निकाला आपने। कोई बात नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे भाई कुछ गलत कर दिया हो। कोई बात नहीं, अरे सही किया, आंसर सही है। A body of mass m is displaced from point A to point B under the effect of force this. Calculate work done by the force. अब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट किया है, तो अगर पॉइंट A ये है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3 1 2 और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 4 3 3, तो इनके पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हो क्या होगा? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। यार इतना बताने की जरूरत है कि हम सीधे सीधे कर दें? सीधे सीधे मत करिए सर, हम भूल जाते हैं, समझ नहीं आता हमको। अच्छा ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है जो कि होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्या होगा वो? 4 माइनस 3 i कैप, 3 माइनस 1 2j कैप, 3 माइनस 1 2j कैप, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस k कैप। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस k कैप। ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 हुआ 1, 3 माइनस 1 हुआ 3 माइनस 1 हुआ 2 और 3 माइनस 2 हुआ 1। क्या कर रहा हूं, समझ में आया आपको कि नहीं? ये आपका r1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज योर r2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो मैंने r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कर दिया। कुल मिलाकर इतना काम किया। अब मुझे वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन फिर से वही बात, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करना है मुझे। एफ वेक्टर जो है वो क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और यहाँ पर डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। चेक करें सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कितना? 3 1 3 प्लस 2 2 4 प्लस 4 1 4। तो ये जाएगा 4 और 4 8 3 11 जूल। ठीक, 8 और 3 11 जूल। आंसर कितना आ गया? 11 जूल्स। क्लियर, समझ में आया? बन गया होगा आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। A person of mass m is standing on one end of the plank of mass m and length l and floating in water. The person moves from one end to other and stops. Work done by the normal force. यार आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स, अगर मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है, क्या लिखा है? पर्सन ऑफ मास m is standing on one end of the plank and mass m of mass m and capital person of mass small m standing on one end of the plank of mass capital M and length capital L. ठीक है। फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर, भागने की कोशिश करता है, इधर भागता है, ठीक है ना। एंड स्टॉप्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। यार ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। इसके बीच में एंगल जो आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन हो जाएगा 0। वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0। वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0 क्योंकि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m tied to a string is lowered at a constant acceleration of g by 4 through a vertical distance h. The work done by the string will be. Body of mass m tied to a string is lowered at a constant acceleration of g by 4. एक बॉडी है मास m की, एक बॉडी है मास m की, ठीक है ना, स्ट्रिंग से बंधी हुई है। इसको लोअर किया गया एक्सेलरेशन g by
4 से, ठीक, ओके। इस पे टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, तो टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम जी बाय 4, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? एम जी माइनस एम जी बाय 4 इज इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा 4 एम जी माइनस एम जी इज 3 एम जी बाय 4, 3 एम जी बाय 4 इज इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू 3 एम जी बाय 4, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है वर्क डन बाय दी टेंशन, स्ट्रिंग बोला है तो स्ट्रिंग पे तो टेंशन ही है ना। अच्छा, टेंशन की डायरेक्शन है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, कितना कितना लोअर कर दिया भाई? h हाइट से लोअर कर दिया, बोला है थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ h, इसको कितना नीचे कर दिया? लोअर, h डिस्टेंस लोअर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज नथिंग बट t डॉट h cos 180, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना? 3 mg बाय 4 इंटू एच, और आगे लग जाएगा माइनस, तो आ जाएगा कितना? 3 बाय 4 mgh, 3 बाय 4 mgh माइनस में, 3 बाय 4 mgh माइनस में। क्लियर? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एज। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट देखो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, इधर इधर मोशन हो रहा है तो आप बोलोगे कि भैया इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? मोशन हो रहा है तो म्यू के एन, ठीक है ना। अगर इसका वेट मैं बोलूँ नीचे की तरफ mg लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg के बराबर, तो f इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू mg। अरे हाँ कि ना, ये क्या आ गया भैया? ये क्या आ गया? फ्रिक्शन फोर्स आ गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है सर? इसलिए गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर एक F फोर्स भी लग रहा है। इस F फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा F cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर से नीचे की तरफ F sin थीटा। तो आप मुझे बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ प्लस F sin थीटा, प्लस F sin थीटा। तो अब आप फ्रिक्शन फोर्स क्या बता सकते हो? म्यू के इंटू एन, यानी कि म्यू के इंटू एन की वैल्यू आई है mg प्लस F sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, mg प्लस F sin थीटा। क्लियर? अब देखो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ये म्यू के इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, और वो कितना होगा? म्यू के ब्रैकेट के अंदर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, प्लस एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एस। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? एस। तो देखो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक माइनस साइन भी लगेगा। तो म्यू के माइनस वाला, देखो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है। माइनस म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? पक्का? हाँ सर एकदम पक्का, एकदम पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg अंडर अ फोर्स विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाय एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जिसका रिलेशन टाइम के साथ है, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4, वेयर टी इज इन टाइम एंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ds बाई डी टी, यानी कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t बाय 4, काटा मैंने, कितना हो जाएगा? t बाई 2, ठीक। तो वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के साथ क्या आ गई? t बाई 2। अब मुझे 2 सेकेंड्स में चाहिए, 2 सेकेंड्स में चाहिए। क्या पूछ रहा है हमसे? वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स। ओके ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि यार ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपको पहले डीपीपी में मिल गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसको आराम से कर लेते हैं। देखो ना, अगर मैं v इनिशियल निकालूं जब मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो आ जाएगा 0। अच्छा, और मैं v फाइनल निकालूं जब मैं t की वैल्यू पे क्या पुट करता हूं? 2 सेकेंड, तो मेरे पास आ जाएगा 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। नहीं, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m v का स्क्वायर, यानी कि हाफ मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू है 6 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है भैया? फाइनल 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6, यानी कि आ जाएगी कितनी? 3 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई इनिशियल तो वेलोसिटी ही 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। अरे हाँ कि ना, और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 3 माइनस 0। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना आ गया? 3 जूल आ गया। कितना आ गया? 3 जूल आ गया। ठीक है, ये लो
क्लियर? 2 सेकंड में कितना वर्क डन हो गया भाई? 3 जूल का वर्क डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A particle is moved from position r vector this, r2 vector this, under the action of force this, the work done is equal to। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो आप कैसे निकालोगे? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करके। यार ऐसे क्वेश्चन तो अब आपको बनने चाहिए। 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 11 i कैप। 14 माइनस 3 इज 11 i कैप। 13 माइनस 2 इज 11 j कैप। 13 माइनस 2 11 j कैप। माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 i कैप, सॉरी माइनस 3 k कैप। ठीक है, हाँ सर एकदम सही है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब आपको वर्क निकालना है। वर्क कैसे आएगा? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब मुझे बताओ एफ वेक्टर क्या है? कहा गया ये 4i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है 11i कैप प्लस 11j कैप माइनस 3k कैप के साथ। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा 11 चौको 44 44, ये हो जाएगा 11 1 11 प्लस 11, 11 चौको 44 11 11, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 44 और 10 54 55 55 में से 9 गए, कितना बचा यार? 11 में से 9 गए, 9 2 11, 2 बचेगा, 44 और 2 46 46 जूल। आंसर आ गया 46 जूल। ठीक है, कर सकते थे वैसे क्वेश्चन आप, इतना कुछ टफ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। Figure gives the acceleration of 2 kg body as it moves from rest along x-axis while a variable force acts on it from x is equals to 0 to x is equals to 9. Work done by the force on the body when it reaches. x is equals to 4 meter and x is equals to 7 meter shall be given as below. अच्छा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये एक्सेलरेशन और x के बीच में हुआ है ना? और ऊपर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मुझे एरिया अंडर द एफ डायग्राम निकालना हो, अगर मुझे एरिया अंडर एफ डायग्राम बोला होगा तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, बट यहां तो एरिया अंडर ए एक्स डायग्राम आएगा, एरिया अंडर ए एक्स डायग्राम आएगा, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम, एरिया अंडर fx डायग्राम, एरिया अंडर fx डायग्राम, ये तो आपको पता है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं, ऐसा लिख दूं m टाइम्स ऑफ एरिया अंडर ax डायग्राम, तो क्या दिक्कत है? मास तो कांस्टेंट है ना, मास तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता? अगर मैं मास कांस्टेंट निकालकर बाहर, मास तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ F और X के बीच में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसमें मास क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। मास क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं उसे बाहर निकाल लेता हूं, इससे, इस फॉर्मूले से बाहर निकाल लेता हूं, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर आप एरिया अंडर AX डायग्राम निकाल लो और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। बस यही कैच था इस क्वेश्चन में। डरना नहीं है। कई बच्चे देख के डर जाएंगे कि यार ये तो AX डायग्राम दिया हुआ है। हम तो ये जानते हैं कि भैया FX डायग्राम के अंदर अगर आप एरिया निकालोगे, FX ग्राफ के अंदर अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। तो अगर आप FX ग्राफ के अंदर नहीं निकाल सकते तो आप क्या करो, एरिया अंडर FX डायग्राम की जगह आप एरिया अंडर AX डायग्राम निकाल लो और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो चलो वही करते हैं, आओ। x इज इक्वल टू 4 मीटर पे आपको चाहिए वर्क डन। आओ तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया निकालना है हमको x इज इक्वल टू 4 तक का। आओ निकालते हैं भाई, यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो एक तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है, मैं लिखता हूँ हाफ, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है 6, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? ओके, आगे प्लस क्या बच रहा है? ये रेक्टेंगल बच रहा है, ये देखो रेक्टेंगल बच रहा है। ये लेंथ कितनी है? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3 इंटू ये हाइट कितनी है 6। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हो जाएगा 2 3 6, तो 3 प्लस 18 तो 8 3 21 जूल आ गया। x इज इक्वल टू 4 तक, x इज इक्वल टू 4 तक 21 जूल आया है। ठीक है ना? मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, 21 जूल 33 और 15। अच्छा अब आगे पूछ रहा है x इज इक्वल टू 7 मीटर तक, मतलब यहाँ तक पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा एरिया चाहिए,
प्लस वाला ये पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया चाहिए माइनस वाला। आई बात समझ में? तो अब आपको x = 7 मीटर तक चाहिए। इसको कॉपी करता हूं मैं, ठीक है ना। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। x = 7 मीटर तक। एक सेकेंड, ये तो एरिया अंडर ए क्या बोलते हैं, x = 4 आया ना। अरे भैया एरिया अंडर x = 4 आया है, ये ax डायग्राम का एरिया गलत हो जाता है। अभी हमको इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, मास भी मल्टीप्लाई करना है। मास की वैल्यू कितनी है, 2। वेरी गुड, है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन = मास इंटू एरिया जो आपने निकाला है x = 4 सेकेंड तक, तो हो जाएगा कितना 2 × 21 यानी कि 42 जूल। अभी हो जाता गलत, मतलब 42 जूल वाला आपका आंसर हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, मैंने क्या कर दिया है, अच्छा मैंने इसको कॉपी कर दिया था ना, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। सही वाला आंसर ये आया है ना, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। हाँ भाई 7 8 सही है। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी, और अब हम निकालते हैं x = 7 मीटर तक। x = 7 मीटर तक, है ना। x = 7 मीटर पर हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया x = 7 मीटर तक, है ना। आओ, तो पहले तो भैया इस ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया ये पूरा का पूरा, है ना। ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 5 प्लस ये कितना होगा 4 - 1 is 3। ट्रेपेजियम का एरिया पता है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये एक पैरेलल साइड, ये दूसरी पैरेलल साइड, इन दोनों का हमको सम करना है। तो ये 5 है और ये कितनी है, 3 है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 का, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला एरिया हो गया माइनस नेगेटिव वाला, ये कितना होगा, ये इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये एक तो पैरेलल साइड 7 - 5 is 2 प्लस ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, 7 - 6 is 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है, -6 है, तो उसको 6 लिख देता हूँ, माइनस में पहले भी लगा चुका हूँ। चलिए तो हो जाएगा 2 3 = 6, 5 और 3 8, 8 3 24 माइनस 2 3 = 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9, ठीक है ना। तो 24 में से 9 गए, कितना बचा, 9 5 14, 9 5 14, है ना। तो ये हो जाएगा 15 जूल। क्लियर है। लेकिन ये एरिया अंडर AX ग्राफ है, दिस इज एरिया अंडर AX ग्राफ। मुझे वर्क डन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मास इंटू एरिया अंडर AX ग्राफ, x = 7 मीटर, क्योंकि ये एरिया AX ग्राफ का है, इसको आपको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 15 यानी कि 30 जूल। कितना आ गया, 42 30। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन हमको मिला है इस डीपीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बिल्कुल सही है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड नहीं करती है पाथ पे, ये बात क्लियर है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अच्छा, इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, ऑल ऑफ द अबव। ओहो, सारे ही क्वेश्चन सही लग रहे हैं, सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। क्या बोल रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, बिल्कुल सही है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यूएफ माइनस यूआई होता है, बट उसका नेगेटिव होता है, तो यूआई माइनस यूएफ हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ये दोनों सही हो गए हैं तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भैया कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल भी है, स्प्रिंग भी है। विस्कस फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पाथ PQR इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P to Q एंड Q to R are 5 जूल एंड 2 जूल। ओके, द वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P to R। अच्छा, तो मैं जानता हूं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो वर्क डन जो P से Q जाने में हो रहा है, प्लस वर्क डन जो Q से R जाने में होगा, प्लस वर्क डन जो R से P जाने में होगा, एक क्लोज साइकिल में, क्लोज लूप में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, P से Q जाने में कितना वर्क है, 5 जूल का, Q से R जाने में कितना वर्क है, 2 जूल का।
तो वर्क डन R से P जाने में कितना आ जाएगा देख लेते हैं। वर्क डन R से P जाने में आ जाएगा 5 और 2 7 -7 जूल का, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा है द वर्क डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम P टू R, हमसे P टू R पूछा है ना। तो वर्क डन अगर P से R जाने में पूछा जाएगा तो हम इसके आगे एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 7 जूल। कितना आ जाएगा 7 जूल। हमको R से P मिला था -7, हमसे P टू R पूछा है तो हमने एक माइनस और मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट, a force F acting on an object varies with distance x as shown in the figure. The work done by the force in moving the object from x is equals to 0 to x is equals to 6. आपसे वर्क डन पूछा है, fx कर्व, एरिया निकाल लो सीधा सीधा। एरिया इज इक्वल्स टू, अरे पता है ना एरिया अंडर fx कर्व आपको क्या देता है, वर्क डन देता है, बता चुका हूं बहुत बार। तो आप देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये पैरेलल साइड है 3 - 0 3 प्लस एक ये पैरेलल साइड है 6 - 0 6 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 3 का डिस्टेंस। चलो तो ये कितना आ गया 6 और 3 9 9 3 27 27/2 जूल, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 13.5 जूल आ गया। 13.5 जूल इज योर आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये पहली डीपीपी हो गई है आपकी सॉल्व। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, गूगल पर जाएंगे आप टाइप करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जाके आप उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा बच्चा है। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट पर जाएंगे, जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे तो जितना कंटेंट आपको नीट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है सब आपको देखने को यहाँ मिलेगा। अगर आप फिजिक्स देखना चाहते हैं तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैंने जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर चालू हो जाएगा, मैं आपको पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।